बरेली में जिस तरीके से मुसलमानों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा था और उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंचों से जिस तरीके से उलूल जुलूल शब्दों को इस्तेमाल कर मुसलमानों को बदनाम किया, वो काफी भयानक है। और सोचिए, राम राज्य की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इतनी भयानक है। योगी को वहां की महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मुसलमानों को कैसे टाइट करना है, मुसलमानों को किस तरीके से धमकी देनी है और उस राज्य में कैसे मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना है, यह योगी आदित्यनाथ को अच्छे से आता है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ शायद ये लहजा भूल गए हैं और किस तरीके से संवैधानिक पद पर रहकर अपने संवैधानिक शब्दों का चयन करना चाहिए, उनको शायद अब ये फिर से याद दिलाने की जरूरत है। शायद वो कुर्सी की चमक में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको अपने राज्य की हकीकत जो है वो दिखाई नहीं देती। सोचिए, शामली में, उत्तर प्रदेश के शामली में अपने सीने पर आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल में ठूसा मुकदमा हो, या बरेली में 6 दिसंबर को पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज। ये घटना एक धर्म के लोगों को बदनाम करके वोट बैंक हासिल करके बड़ी साजिश है, बल्कि सरकार की तानाशाही की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो बिना मुसलमानों को परेशान किए बिना क्या भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में आई है? किस तरीके से अभी से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आई लव महादेव लिख सकते हैं, आई लव बुलडोजर, आई लव योगी, तमाम अनाप शनाप चीजें लिखी जा सकती हैं, लेकिन कोई संवैधानिक दायरे में रहकर अपने लिए आई लव मोहम्मद लिख दे या अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर दे, तो कैसे संघियों को और मनुवादियों को मिर्ची लगने लगती है। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात कही है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। बरेली में मुस्लिम समाज के लोगों का सिर्फ एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, इसमें किसी भी तरह की हिंसा का इरादा नहीं था। यदि सामान्य तरीके से ज्ञापन सौंपने दिया जाता तो हालात नहीं बिगड़ते। ज्ञापन तो छोड़िए, नमाज अदा करने तक की भी अनुमति नहीं दी। इसके बाद इनके आका तो खुश करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करके बेगुनाहों को घायल कर दिया। बरेली में मुसलमानों को इतनी आड़ में सामूहिक सजा दी जा रही है कि झूठे इल्जाम लगाकर तमंचे, पेट्रोल, बम और तेजाब की बोतलों से हमले कर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि छत्तों से पत्थरबाजी एक सोची समझी साजिश थी, मगर पुलिस साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय बेगुनाहों को परेशान कर रही है। बेगुनाह मुसलमानों को थाने में बेरहमी से पीटा जा रहा है, मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दबिश के दौरान महिलाएं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों में इमामों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे नमाज जैसी बुनियादी इबादत भी मुश्किल हो गई है। मुस्लिम भाइयों और बहनों पर तानाशाह के इशारों पर किया जा रहा है अन्याय, अत्याचार न सिर्फ संविधान की प्रस्तावना बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें धर्म की उपासना स्वतंत्रता को देश में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यूपी सरकार से हमारी मांगे हैं, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी, उत्पीड़न पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। पुलिस को मनमानी, दबिश, बुलडोजर कार्रवाई रोक देनी चाहिए। और सोचिए, कल चंद्रशेखर आजाद बरेली पहुंचकर वहां का जायजा लेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। और सोचिए, आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं और किस तरीके से ये आरएसएस ने सिक्का जारी किया है। संघ के 100 साल होने पर एक सिक्का जारी किया गया है जिसमें राष्ट्रीय स्वाहा लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वाहा, इसका मतलब हुआ राष्ट्रीय स्वाहा इंद राष्ट्रीय इदम ममम, जो कुछ है ये राष्ट्र का, मेरा नहीं है, ये सबको स्वाहा कर दो, बेच दो, क्योंकि ये देश यूरेशियनों का नहीं है। किस तरीके से आरएसएस के सिक्के की आलोचना हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सभी पिछड़ा वर्ग परिवार के लोग सदैव आपके आभारी रहेंगे। आप पिछड़े वर्ग के हित में इस महान कार्य को गति प्रदान कीजिए। ओबीसी 30% रिजर्वेशन को लेकर लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान, ईसाई, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। सोरेस, ओबीसी हिंदुओं को सबसे बड़ी आबादी 55 से 65 जनसंख्या को मिलने वाले अधिकार का विरोध कुछ ब्राह्मण, ठाकुर और भूमियार और कुछ कायस्थ कर रहे हैं। लगभग सभी भाजपाई ओबीसी सिर्फ वोट के लिए हिंदू है। तो ओबीसी को या तो धर्म का झुंझुना पकड़ा दिया जा रहा है या फिर आपको हिंदू कहकर
सिर्फ पिटने के लिए छोड़ दिया जा रहा है कि मुसलमान आपके घर और जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। ये कहकर आपके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तो आपको पहचानना होगा कि जो आपको हिंदू कह रहे हैं, असल में वो आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। 9 अक्टूबर की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, जिसमें गांव में सपना, बौद्ध, गायक विशाल, गाजीपुर प्रचार कर रहे हैं बसपा का। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर राज्यव्यापी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बहन कुमारी मायावती उपस्थित रहेंगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये महारैली होने जा रही है। मान्यवर काशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। और बिहार में एसआईआर का एक और कारनामा, चुनाव आयोग ने बताया फॉर्म 6 के तहत 16 लाख नए वोटर बनने के लिए आवेदन दिया। उसके बाद कोई भी दावा अंतिम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। अब आज जारी आंकड़ों के अनुसार आयोग ने 21 लाख नए वोटरों को जोड़ा है। जब फॉर्म डाला गया तो 16 लाख लोगों ने अंतिम सूची में फॉर्म 21 कैसे जोड़ेगा। 4.6 लाख नए मतदाता फिर फॉर्म भरे गए, कहां से आ गए। तो सोचिए, एसआईआर की आड़ में फिर से वोटर हेराफेरी कर सत्ता को कैसे हथियाना है, ये लगातार इलेक्शन कमीशन और भाजपा को अच्छे से आता है। अब एसआईआर लिस्ट भी जारी हो गई बिहार में। अब तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिए मिले बिहार में, कितने विदेशी वोटर मिले। वहीं जिसके बारे में आयोग के सूत्र साहब ने टीवी डिबेट का मेन्यू तैयार किया था कई दिनों के लिए। चुनाव आयोग बताएगा कितने घुसपैठिए थे। और आज इनके पास इतना आंकड़ा नहीं है तो क्या सूत्रों को गलत साबित कर दी। किस तरीके से चुनाव आयोग की फजीहत हो रही है। और सोचिए, जो सरकार से सवाल करेगा उसको जेल की सलाखें दी जाएंगी। विपक्ष अगर सवाल करेगा तो उसको ईडी सीबीआई की जांच दी जाएगी। पत्रकार अगर सवाल करेंगे तो उनको तो सीधा मौत दी जा रही है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की खबर दिखाने को लेकर एक पत्रकार को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। इससे अंदाजा लगाइए कि इस देश में चल क्या रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने बरेली हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ की गर्मी निकालने जरंडुम में पहुंचा देंगे बयान पर राज्यपाल को पत्र लिखा है और योगी का इस्तीफा मांगने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ से ही संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत बनाए गए तृतीय अनुसूची में वर्णित ओथ के प्रावधान का अनवरत उल्लंघन करने और विशेषकर बरेली घटना के बाद स्पष्टतया इस शपथ का घोर व्यतिक्रमण किए जाने की स्थिति में मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से विलग किए जाने का अनुरोध किया है। ये वही है आईपीएस, पूर्व आईपीएस, जबरिया आईपीएस भी कह सकते हैं, क्योंकि योगी ने इनका जबरन इस्तीफा मांग लिया था। अंजना ओम कश्यप, एएनआई की स्मिता प्रकाश हो, और अब योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगने के लिए इन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध, हत्या, अपहरण और दहेज हत्या में यूपी बना नंबर 1। योगी जी तो मुसलमानों को टाइट करेंगे, मुसलमानों को चुनौती देंगे, मुसलमानों को अल्टीमेटम देंगे, मौलानाओं को उलूल जुलूल बोलेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये भूलते जा रहे हैं अपनी कुर्सी की चमक में कि वो एक संवैधानिक पद पर है। तो योगी जी को अपने शब्दों की गरिमा में रहना चाहिए। और मेरठ में एक दिन में 3 हत्याओं से हड़कंप। तो गुरदीप वालिया ने सवाल पूछा है एनडीटीवी से कि इसको तो जंगल राज लिखने की हिम्मत है तो लिख कर दिखाओ। तो योगी जी खाल ना उतार ले तो कहना दलित विरोधी मोदी सरकार। तो सोचिए, मोदी राज में बढ़ते दलितों के खिलाफ अपराध। मैरिटधारी का मैरिट रेलवे ड्राइवर की भर्ती में औंधे मुंह गिर गया, लेकिन तंगड़ी ऊंची ही रखने कहेंगे आप। मूल निवासियों का दंडवत कर रहे हैं रांची में। सोचिए किस तरीके से रांची, चेन्नई, अजमेर, जम्मू बोर्ड। तो रेलवे में आरक्षण घोटाला हो रहा है। और ये डीडी न्यूज़ का थंबनेल देखिए, सोनम वांगचुक को लेकर किस तरीके से थंबनेल बनाया जा रहा है, सोनम बेवफा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं पत्रकारिता कहाँ गिर चुकी है। पत्रकारिता का स्तर, पत्रकारों का ज़मीर, सब कुछ सरकार के सत्ताधारियों के जूतों के नोक पर गिरवी रखा हुआ है। इसलिए सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन सच बोलने वाले को ये
क्रिस्पी मसाला लगाकर जनता के सामने टीआरपी के लिए इस कदर खबरें चलाएंगे कि ये कलम तक का सौदा कर देते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे। ये किस तरीके से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है लोकतंत्र का, और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएंगे इतिहास में कि आपने माफ़ी वीर बनकर माफ़िया मांगी, जब लड़ने का समय था, देश के लिए समर्पित होने का समय था, तो आप माफ़ी मांगकर तमाम लोगों के तलवे चाट रहे थे। सोचिए योगी आदित्यनाथ के राज में क्या चल रहा है। अव्वल दर्जे में बलात्कार में नंबर 1, चोरी में नंबर 1, महिलाओं के अपराध को लेकर, हत्या को लेकर और दहेज के मामले को लेकर नंबर 1 बन चुका उत्तर प्रदेश। लेकिन योगी सरकार तो मुसलमानों को टाइट करेगी। आई लव महादेव पर, गरबा खेलने पर, तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि नवरात्रों के दौरान कैसे गुंडागर्दी हुई धर्म की आड़ में। लेकिन कोई शांतिपूर्ण तरीके से अगर ज्ञापन देने जाता है तो पुलिस सरकार की आंखों का तारा बनने के लिए लाठीचार्ज कर देती है। ये हालात हो गए हैं देश के, ये हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, ये हालात हो गए हैं योगी जी आपके राम राज्य के। चंद्रशेखर आज़ाद कल बरेली जा रहे हैं और सोचिए योगी को आंख में आंख डालकर लगातार चुनौती दे रहे हैं। योगी जी सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।